गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 26 एंड 27 ऑफ सितंबर के जो करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आई होप आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए, अगर आप देने वाले हैं। नहीं तो 2021 के प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोक अदालत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेटा सोनिफिकेशन की जो टेक्निक है इसको डिस्कस करेंगे। चंद्रा एक्सरे प्रोजेक्ट के ऊपर एक एमसीक्यू है। आर्टेमिस प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। पूसा डीकम्पोजर्स, देन रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट के बारे में देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 2 क्वेश्चन है हमारे। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देखेंगे। इसरोज मून एक्सप्लोरेशन को डिस्कस करते हुए हम वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के बारे में एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और फिर फाइनली पूरे लेक्चर को हम रिवाइज करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज अ बैड एटीट्यूड। तो हमारी पूरी जिंदगी के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है तो वो है एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक बैड एटीट्यूड। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। यूपीएससी के अंदर अगर अप्लाई करें तो अगर मैं अपने प्रिपरेशन डेज की बात करूं तो उस टाइम पर भी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो कि मेरे साथ कोचिंग में थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिनको पहले से ही लगता था कि उनका एग्जाम नहीं होगा और इवेंचुअली हुआ भी नहीं। द रीजन इज कि उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट इस चीज को कर लिया था कि दैट दिस एग्जाम इज बियॉन्ड देम। ठीक है, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड, जो बैड एटीट्यूड होता है, ये इसी चीज को प्रॉब्लम में लेके आता है। बिकॉज आप एक तरफ तो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मेंटली जो है वो आप इस चीज के लिए रेडी ही नहीं है। सो जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जो बैड एटीट्यूड होता है, वो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी होती है आपकी अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि ऐसी चीजें जो कि आपके रीच में होती हैं, जो कि आप कर सकते हैं, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड वो आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिएगा एग्जाम को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है इस चीज को लेकर, कहीं ना कहीं ये आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने में हेल्प करेगा। देन आपको ये रियलाइज होता जाएगा। पहले तो मेंटली आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि यस, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्स जो कि आप क्रैक कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली डू इट। ओके, जब ये चीज आपके मेंटल मेकअप के अंदर इंटरनलाइज हो जाएगी, देन वो चीजें आपके एक्शंस में भी आ जाएंगी और फिर वो रियलिटी भी बन जाएगी। बट सबसे पहले तो आपको जो भी वॉर्स होती है ना, वो ग्राउंड बैटलफील्ड से लड़ने से पहले, जीतने से पहले आपको अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर उन बैटल्स को जीतना पड़ता है। तो अगर आप अपने माइंड के अंदर इस बैटल को जीत जाते हैं तो एक्चुअल जो बैटल प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की रहने वाली है वो भी आप जीत जाएंगे। चलिए, कंसर्निंग द कंटेंट क्रिएटर है हिंदी ट्रांसलेशन, टुडे वी विल स्टार्ट सेंडिंग मेल्स। आज से हम मेल्स भेजना शुरू कर देंगे उन लोगों को जो कि इस चीज के लिए सिलेक्ट किए गए हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज, सो बी रेडी फॉर इट। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले एक बार मार्किंग स्कीम देख लीजिए। देखिए, 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। 6 से क्वेश्चन कम करेक्ट होते हैं तो भी इट्स ओके। आपको बस रिवाइज जो है वो 1 घंटे के अंदर कर लेना है। रिवाइज में 1 घंटे के अंदर करने के लिए इसलिए कहता हूं बिकॉज आप में से आई डोंट नो कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से कितनी कितनी देर में रिवीजन करनी चाहिए। तो 24 आवर्स में बताता हूं, जो लोग 6 या 6 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और जो लोग 6 से कम स्कोर कर रहे हैं उनको 1 घंटे में इसे दोबारा रिवाइज करना है विद एक्सप्लेनेशन। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लोक अदालत को लेकर है। पूछा गया, लोक अदालत को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। जो लोक अदालत है ये गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। मे बी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अलॉन्ग विद अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट लोक अदालत। तो लोक अदालत कंडक्ट कौन करते हैं? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड अदर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसको कंडक्ट करते हैं। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर जिसको कहते हैं, उसका ये एक कंपोनेंट है। सोचिए, चलिए, रिसेंटली न्यूज में इस वजह से थी क्योंकि एक डेली वेज अर्नर है उड़ीसा से, इन्होंने लोक अदालत के अंदर ही हैज गॉन और अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने यहां पर अपना केस डाला है। इसी वजह से ये न्यूज में था। कंट्रोवर्सी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट लोक अदालत हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली लोक अदालत की बात करें सो ये जो कंडक्ट करी गई थी, ये कंडक्ट करी गई थी गुजरात के अंदर 1982 में एज अ वॉलंटियर
एंड कंसिलेटरी एजेंसी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। तब इसके पास कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं हुआ करती थी, इसके डिसीजंस के पीछे कोई भी बैकिंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी सिचुएशन जो है डिफरेंट हो गई। तो पहली कहाँ पे हुई थी? गुजरात के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। क्या ये गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है? तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स पर आधारित है। साथ में ही जो नालसा है और साथ में लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन जो है वो इसे कंडक्ट करता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से ही समझ में आ रहा है कि डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। क्या ये उनमें से एक है? तो यस, ये उनमें से ही एक है। ध्यान रखिएगा, तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। और कहां पे फर्स्ट टाइम कंडक्ट करी गई थी? गुजरात में 1982 में। तब इसके पास कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये पॉपुलराइज होनी शुरू हुई और उसके बाद 1987 में इसे एक स्टैट्यूटरी जो बैकिंग की जरूरत थी वो भी दे दी गई। ध्यान रखिएगा, सो स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली हुई है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। लोक अदालत इज सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये हमने देख लिया। सिस्टम ऑफ लोक अदालत जो है वो प्रिंसिपल ऑफ किस पे बेस्ड है? पंच परमेश्वर ऑफ ग्राम पंचायत, जो कि महात्मा गांधी ने भी प्रपोज किया था, तो ये भी हमने पढ़ लिया। द आइडिया ऑफ लोक अदालत वाज मेनली एडवोकेटेड बाय जस्टिस पीएन भगवती, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा। देन दे आर हेल्ड पीरियोडिकली फॉर एक्सरसाइजिंग सच जुरिस्डिक्शन एज दे डिटरमिन। पीरियोडिकली इसे कंडक्ट किया जाता है ताकि डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन किया जा सके। फर्स्ट लोक अदालत 1982 गुजरात में हुई थी, जब स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन 1987 में स्टैट्यूटरी बैकिंग इसको मिल गई। ये जो क्वेश्चन है ये मेंस के लिए भी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया है, क्योंकि मेंस के अंदर इसी तरीके की चीजें पूछी जाएंगी और आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे उस टाइम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट डेटा सोनिफिकेशन। डेटा सोनिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन है और पूछना है कि कौन सी स्टेटमेंट डेटा सोनिफिकेशन को लेकर करेक्ट है। तीन स्टेटमेंट्स हैं, वन बाय वन देखेंगे। पहली कहती है इट रेफर्स टू द यूज ऑफ साउंड वैल्यूज टू रिप्रेजेंट रियल डेटा। तो यहाँ पे रियल डेटा जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साउंड की वैल्यूज को यूज किया जाता है। देन इट इज ऑडिटरी वर्जन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का ये ऑडिटरी वर्जन है। इन इसरोज चंद्रा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट फॉर इंस्टेंट डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ नंबर ऑफ म्यूजिकल नोट्स। तो इसरो का जो चंद्रा प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, म्यूजिकल नोट्स के थ्रू किया जाता है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा चंद्रा एक्स रे सेंटर, जिसको CXC कहते हैं, हैज अनवील्ड न्यू सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट, जो कि क्या करता है, डेटा जो एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस से आता है उसको ऑडियो फॉर्मेट में चेंज करता है। सो क्या ये साउंड वैल्यूज में रियल डेटा को चेंज करता है? तो यस, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ साउंड वैल्यूज जो कि रियल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ये कोई इसरो का प्रोजेक्ट नहीं है, नासा का ये एक प्रोजेक्ट है CXC, दैट इज चंद्रा एक्सरे सेंटर। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हालांकि सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट की डेटा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द म्यूजिकल नोट्स, ये वाला पोर्शन सही था। इट इज द ऑडिटरी वर्जन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। देखिए बहुत बार होता है कि मैं भी आपको कहता हूं कि कोशिश करिए चीजों को विजुअलाइज करने की। अगर आप मैप देखते हैं किसी कंट्री का तो उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि कंट्री मान लीजिए इजराइल है, इजराइल के साथ लेबनान की लोकेशन कहाँ पे है, इजराइल के साथ क्या इजिप्ट जो है वो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या सीरिया उसके बिल्कुल साथ में है कि नहीं है, उसके आसपास जॉर्डन है कि नहीं है। तो ये चीज़ें मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए कहता हूँ। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डेटा को विजुअल फॉर्म के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब डेटा को ऑडिटरी फॉर्मेट में चेंज किया जाता है तो हम क्या कहते हैं उस टेक्निक को, सोनिफिकेशन। जैसे विजुअलाइजेशन होती है जब डेटा को विजुअल फॉर्मेट में चेंज करते हैं, उसी तरीके से सोनिफिकेशन होती है जब डेटा को ऑडियो फॉर्मेट में चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट को अगर हम दोबारा से आए यहाँ पर, ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर विल बी ए। थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जो ये चंद्रा प्रोजेक्ट है ये इसरो का नहीं है, नासा का है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा सोनिफिकेशन में आपको पता चल गया, विजुअलाइजेशन की जगह हम सोनिफिकेशन को यूज कर रहे हैं। एमसीक्यूज में बार बार इसलिए कहता हूँ करना जरूरी है, बिकॉज मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि एमसीक्यूज जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर तो कम से कम आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि प्रीलिम्स तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा, पास हो ही जाएगा। उसके बाद फिर आती है आपकी राइटिंग स्टाइल की बारी। राइटिंग स्टाइल अगर अच्छा है तो मेंस में भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अदरवाइज इसको इंप्रूव तो किया ही जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरे प्रोजेक्ट के बारे में है। चंद्रा एक्सरे प्रोजेक्ट CXC जो अभी हमने पीछे देखा है, इसके ऊपर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है जो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है ये जो है ये लॉन्च करी गई थी स्पेस शटल कोलंबिया के द्वारा,
हो सकता है। इट्स अ पार्ट ऑफ नासाज फ्लीट ऑफ ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज, तो नासा की जो अपनी एक फ्लीट है जिसमें काफ़ी सारी ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज है, उसी का ये एक पार्ट है। हो भी सकता है, ये तो हमें पता है कि ये नासा का पार्ट है, हमने पीछे देखा है पिछले क्वेश्चन में कि नासा का ही ये पार्ट है, लेकिन क्या ये ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज का पार्ट है कि नहीं है वो देखेंगे। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इन द कॉस्मॉस व्हेन मैटर इज हीटेड टू मिलियंस ऑफ डिग्रीज। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जो मैटर को मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक हीटअप किया जाता है, तब ये जो पर्टिकुलर जो एक्सरेज होते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करें तो यस, इट वाज लॉन्च्ड बाय स्पेस शटल कोलंबिया इन 1999। 1999 में इसे लॉन्च किया गया था स्पेस शटल कोलंबिया के द्वारा, और नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी के अंदर ही आता है, उसी का ही ये पार्ट है, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है एक्सरेज जो होते हैं इसके अंदर हम बेसिकली ये तब प्रोड्यूस होते हैं जबकि कॉस्मोस के अंदर जो मैटर होता है उसको मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक हीटअप किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। जो टेम्परेचर होता है, सच टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, और या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सट्रीम ग्रेविटी होती है, एक्सप्लोसिव फोर्सेस जैसे कि स्पेस में एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर इस तरीके के फिनोमेना को देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे टेलीस्कोप की बात करें। जो टेलीस्कोप है इट इज़ नेम्ड आफ्टर नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके नाम के ऊपर ये नाम रखा गया। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपका स्कोर अच्छा जा रहा होगा अभी तक। लास्ट में लिखिएगा जरूर कितना भी आपने स्कोर किया हो। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ कहता है आर्टेमिस प्रोग्राम इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ। आर्टेमिस प्रोग्राम किसका एक एम्बिशियस प्रोग्राम है? क्या ये इसरो का है, नासा का है, जापानीज जाक्सा का है, या सर्न का है? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिश किया है अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में कुछ आउटलाइन। ये कहती है कि वी प्लान टू सेंड द नेक्स्ट मैन एंड नेक्स्ट वीमेन टू द लूनर सरफेस। लूनर सरफेस क्या है? मून के ऊपर भेजना चाह रहे हैं बाय द ईयर 2024। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आर्टेमिस प्रोजेक्ट है लूनर मिशन से रिलेट करता है 2024, और नासा का ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है। नासा विशेस टू डेमोन्स्ट्रेट कि नई टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटीज, बिजनेस अप्रोचेस को कैसे यूज किया जा सकता है फ्यूचर एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स के ऊपर। इसके साथ साथ जो आर्टेमिस है, आर्टेमिस की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, आर्टेमिस एक्सलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरैक्शन विद द सन। तो यहाँ पे लूनर वाला कंपोनेंट यही है। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स हैं इसके, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 के अंदर क्या होगा देखते हैं। आर्टेमिस 1 जो है 2021 तक लॉन्च किया जाएगा, और इसके अंदर बेसिकली अनक्रूड रहेगा, अनक्रूड फ्लाइट रहेगी। ये स्पेस लॉन्च सिस्टम के द्वारा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को इसमें यूज किया जाएगा। सेकंड आर्टेमिस के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे क्रू जो होगा वो उसके साथ एक फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा, और इसका जो टारगेट है 2023 तक रखा गया है। ठीक है, तो पहले अनक्रू रहेगा, कोई भी क्रू नहीं रहेगा। 2023 के अंदर क्रू रहेगा लेकिन टेस्टिंग फेज में रहेगा। थर्ड के अंदर यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो होंगे उनको मून के ऊपर साउथ पोल में 2024 तक लैंड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वही चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूसा डीकंपोजर्स के बारे में पूछा गया। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पूसा डीकंपोजर्स के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स की फॉर्म में होते हैं। दे आर मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग मोनेरा स्ट्रेन्स। ये मोनेरा स्ट्रेन्स को एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं। दे हेल्प इन पैडी स्ट्रॉ टू डीकम्पोज एट अ मच फास्टर रेट देन यूजुअल। तो पैडी स्ट्रॉ को डीकम्पोज करने में इनका काफी योगदान रहता है, काफी स्पीडली एक्सपीडाइट प्रोसेस के अंदर उसे ये डीकम्पोज करते हैं। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली हुआ क्या है, साइंटिस्ट ने एक बायो डीकम्पोजर्स जो है इसको बनाया, एक बायो डीकम्पोजर टेक्निक जो है इसको इजाद किया है, और ये जो है इसको कहा गया है पूसा डीकम्पोजर, ताकि जो स्टबल होता है, क्रॉप स्टबल, उसको कंपोस्ट के अंदर यूज किया जा सके। आपको पता है स्टबल बर्निंग के जो इशू है काफी ज्यादा रहता है हरियाणा पंजाब के आसपास तो खास तौर पे, और दिल्ली जो है वो भी इससे पल्यूट होता है। तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग जो होगा, इसको बेसिकली स्टबल को कंपोस्ट के अंदर अगर यूज कर पाएंगे तो ये डबल बेनिफिट हो जाएगा हमें। तो यहाँ पे क्या ये कैप्सूल की फॉर्म में बनाया गया? तो यस, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, बिल्कुल ठीक है। क्या इसके अंदर मोनेरा स्ट्रेन्स को यूज किया गया? देखिए, जो डीकम्पोजर्स हैं ये
एक बात तो ध्यान रखिए कि कैप्सूल की फॉर्म में कैसे है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा, लेकिन इसे फंजाई स्ट्रेन्स को यूज करके, जो फंजाई स्ट्रेन्स जो कि पेडी स्ट्रो को डीकंपोज करने में हेल्प करता है फास्ट रेट पे, उसको यूज करते हुए बनाया गया, ना कि मोनेरा स्ट्रेन को। सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, और क्योंकि ये डीकंपोजेस है, मैंने आपको बताया था कि जो राइस स्टबल है उसको कंपोस्ट में चेंज करने में हेल्प करेगा, तो यस, जो पेडी स्ट्रो है उसको फास्टर रेट से डीकंपोज करने में, अदरवाइज क्या होता है काफी टाइम लग जाता है डीकंपोज होने में, यहां पर इस पर्टिकुलर डीकंपोजर से, इन पर्टिकुलर कैप्सूल से वो जो डीकंपोजिशन का जो पूरा प्रोसेस होगा वो फास्टर रेट पे होना शुरू हो जाएगा। ये जो फंजाई है ये क्या करेगी, ये फंजाई हेल्प करेगी असेंशियल एंजाइम क्रिएट करने में, जो कि डिग्रेडेशन प्रोसेस के अंदर यूज किए जा सकेंगे। ठीक है, यहां पे ये आप देख सकते हैं, ये फंजाई स्ट्रेन से बनाई गई कैप्सूल्स हैं, और इससे डीकंपोजिशन का जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट किया जा सकेगा। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली तीसरी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, उससे पहले स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू की सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए है। तो प्रीलिम्स 2020-21 के लिए सीरीज जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप 2020 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, मतलब जो अभी 4 अक्टूबर को है, तो इसको मत लीजिएगा, बिकॉज अभी उतना टाइम नहीं रह गया कि आप कोई नई चीज लें और फिर उसको पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो 2020 वाले लोग प्लीज इसे मत लीजिएगा। अभी आपके पास जितना भी टाइम है उसे आप रिवीजन के लिए लगाइए। रिवीजन जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करिए। जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उसी को पढ़िए, कोई नई चीज मत लीजिएगा, नई चीज मत उठाइएगा। जो लोग 2021 या उससे आगे के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, वो इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, या फिर आप exam.netmock.com के ऊपर भी जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020? तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ ग्लोबल मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ग्लोबल माइंड्स की ये एक मीटिंग है, हो सकता है। दिस इंक्लूड्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द एरियाज लाइक फिनटेक, दैट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। फिनटेक और रिसर्च के एरियाज में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इन्फोसिस, इन्फोसिस के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सोचिए, 3 स्टेटमेंट्स हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। सो इट्स अ ग्लोबल मीटिंग विद द माइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी कॉमन सेंसिकल सी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। हुआ क्या है देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है नीति आयोग के साथ मिलकर एक मेगा वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसका नाम रखा गया है रेस 2020। ये मेगा वर्चुअल समिट जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। और ये रेस 2020 क्या है? रेस 2020 रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इसी चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या इसे इन्फोसिस ने ऑर्गेनाइज किया? नहीं, इसे मीटी और नीति आयोग जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अक्टूबर 5 से 9 तक। तो आने वाले अगले नेक्स्ट मंथ के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा मीटी और नीति आयोग के द्वारा। इसमें होगा क्या, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नो दैट इट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और इसका यूज किया जाएगा हेल्थ के अंदर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्किलिंग, मोबिलिटी हो गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिसर्च एरियाज हो गए। यहां पर इसको कैसे, इसको बेनिफिट तरीके से यूज किया जा सकता है, कैसे बेनिफिट जो है यहाँ पे जो हमारे वेरियस यूजर्स होंगे उनको दिया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसको एक्सप्लोर जो होगा वो बेस्ट माइंड जो यहाँ पे मीट करेंगे वो इसको एक्सप्लोर करेंगे। इवेंट जो है विटनेस करेगा पार्टिसिपेशन फ्रॉम ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स, की ओपिनियन मेकर्स आएंगे, इस चीज की जानकारी रखने वाले बुद्धिजीवी आएंगे, इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और एकेडमिया भी यहां पर होंगे। तो पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछे गए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ मिसयूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज नहीं किया जा सकता? क्या डीप फेक्स में इसको यूज नहीं किया जा सकता? साइबर क्राइम्स में, सोशल मैनिपुलेशन में? तो आपको बताना है कहां पे इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। सोचिए। चलिए देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ह्यूमन एरर होता है
वो इसमें से निकल जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ही ये है। लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है ये डेटा पे आधारित होती है, डेटा के बेसिस पे एक्शंस लेती है, तो अगर डेटा के अंदर इनएक्यूरेसीज होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इनएक्यूरेसी होगी। तो क्या इसको सोशल मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, अभी देखेंगे। साइबर क्राइम्स में भी इसको यूज किया जा सकता है और किया जा भी रहा है, और डीप फेक्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। डीप फेक क्या है? देखिए, सोशल मैनिपुलेशन और साइबर क्राइम तो आप जानते ही हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डीप फेक मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो तीनों ही एरिया के अंदर इसको मिसयूज किया जा सकता है। तो यहां पूछा था, क्या आंसर 1 2 3 होगा? नहीं, यहां पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इन ऑल द अबव मेंशन्ड एरियाज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको मिसयूज किया जा सकता है। अब देखते हैं डीप फिक्स क्या होता है। देखिए, डीप फिक्स में क्या होता है, ये एक तरीके से डीप फिक्स आर द सिंथेटिक मीडियम इन विच अ पर्सन जो भी होता है उनकी इमेज को जो है या वीडियो को रिप्लेस किया जा सकता है विद समवन एल्सेस लाइकनेस। तो यहाँ पे जो फेसेस होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है किसी दूसरे इंडिविजुअल की मर्जी के हिसाब से, जिसको इसके बारे में नॉलेज है, इमेज के अंदर और वीडियो के अंदर। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इसके अंदर किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में है। पूछा गया ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज की 55th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था? रिनाउंड मलयालम पोएट अकितम अच्युतन नंबूतिरी को दिया गया था। ये हमने डिस्कस किया था पहले, ठीक है। लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड के ऊपर अगर ऐसे फैक्ट पूछा जाएगा कि किसको दिया गया, वो तो पूछा जाएगा पीसीएस एग्जाम में, ठीक है, या फिर आपका एसएससी एग्जाम हुआ, या फिर जो बैंकिंग एग्जाम के अंदर जो जनरल नॉलेज आती है वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 55th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, तो वहां पे आपको मलयालम पोएट अकितम नंबूदिरी के बारे में आपको बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर, तो वहां पर इस तरीके से पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ताकि इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। इट हैज अचीव द रिकॉग्निशन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द कंट्री। तो क्या इंडिया की जो बेसिकली लिटरेरी एरिया है उसमें ये इसको क्या रिकॉग्निशन मिली है कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है? ये हो सकता है। इंग्लिश अलोंग विद अदर इंडियन लैंग्वेजेस इज कंसीडर्ड फॉर द अवार्ड। तो यहाँ पे क्या इंग्लिश को भी कंसीडर किया जाता है दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस के साथ? मे बी। देन द अवार्ड इज ओपन फॉर ऑल द राइटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस। तो इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी राइटर्स हैं पूरी दुनिया के, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सोचिए। चलिए, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, यस दिस पर्टिकुलर अवार्ड हैज अचीव द रिकॉग्निशन ऑफ हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द कंट्री। मतलब इसको हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो है उसकी रिकॉग्निशन अपनी कंट्री के अंदर दी जा चुकी है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अब बात करें कौन कौन सी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, तो यस इंग्लिश में दिया जाता है, और दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस जो होती हैं उसके अंदर भी इस अवार्ड को दिया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या अवार्ड जो है ओपन फॉर ऑल द राइटर्स है अराउंड द वर्ल्ड? तो नहीं, अराउंड द वर्ल्ड नहीं। अवार्ड जो है ये इंडियन सिटीजन्स के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। एनुअल बेसिस पे इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है, चाहे वो इंग्लिश भाषा में लिखें या फिर दूसरी किसी इंडियन भाषा के अंदर लिखें। प्राइस के अंदर क्या होता है? 11 लाख का कैश इसके अंदर प्राइस होता है। एक ब्रोंज की रेप्लिका होती है सरस्वती माता की। तो इन चीज़ों से जो ऑथर होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन जो है इसरोज मून एक्सप्लोरेशन को लेके है। पूछा गया इसरो मून एक्सप्लोरेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी रिसेंटली नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन की जो आउटलाइन थी उसको यहाँ पे निकाला था, और आपको पता है आर्टेमिस मिशन अभी हमने देखा है लूनर मिशन है, जिसमें वो मैन और वीमेन को 2024 तक लूनर सरफेस पे भेजेंगे। और इसके 3 जो पार्ट्स थे वो भी हमने पीछे डिस्कस किए थे, और इसी की वजह से हमारा जो खुद का एक मून मिशन है उसके बारे में बात करी गई थी। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहली है चंद्रयान 1 कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ लूनर वाटर। तो यहाँ पे चंद्रयान 1 ने कंफर्म किया था लूनर वाटर के बारे में कि पानी जो है वो लूनर सरफेस के ऊपर अवेलेबल है, हो सकता है। सेकेंड, द रोवर प्रज्ञान वॉज हाउस्ड इनसाइड द विक्रम लैंडर। जो रोवर प्रज्ञान है, प्रज्ञान नाम का जो रोवर है, उसको कहाँ पे रखा गया? विक्रम लैंडर के अंदर रखा गया है। थर्ड, द थर्ड लूनर मिशन ऑफ चंद्रयान 3 विल कंप्राइज अ लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर। जो यहाँ पे थर्ड लूनर मिशन होगा जिसका नाम चंद्रयान 3 है, उसके अंदर हम एक लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर को लेके जाएंगे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यस,
अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें, चंद्रयान 1 ने कंफर्म किया था कि लूनर सरफेस के ऊपर वाटर जो है वो प्रेजेंट है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, रोवर प्रज्ञान जो था वो क्या विक्रम लैंडर के अंदर था? देखिए लैंडर और रोवर क्या होता है, दिस इज द लैंडर, ठीक है, जो लैंड करने में हेल्प करता है। तो ये मून का जो सरफेस है, लूनर सरफेस जो है, उस पर लैंड करने में इसने हेल्प किया, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर से निकलता है आपका रोवर, ठीक है। सो दिस इज लैंडर जो लैंड करने में हेल्प करता है। फिर रोवर जो एक तरीके से आपका आप कह सकते हैं कि डिवाइस होता है जो कि मूव अराउंड करेगा वेरियस रीजन्स के अंदर, यहाँ पर जो सरफेस है, और जगह जगह से जो सैंपल्स होंगे वो इकट्ठे करेगा, इमेजेस लेगा। तो ये जो है एक मूविंग डिवाइस होता है। ये नॉन मूविंग है, इसने सिर्फ लैंड कराया, रोवर इसमें से निकला। अब रोवर जो है अपना एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा। देख सकते हैं आप इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, तो एक तरीके से रिमोट कंट्रोल कार जो होती है उस तरीके से काम करेगा। और जो भी इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, चाहे वो कुछ यहाँ से मिट्टी को लेके जाना हो, यहाँ से यहाँ की इमेजेस को लेके जाना हो, वो सब चीज़ें इसके द्वारा करी जाएंगी। तो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है, रोवर प्रज्ञान जो था क्या वो विक्रम लैंडर के अंदर था? तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। थर्ड लूनर मिशन की बात करें तो चंद्रयान 3 जो है इसका मिशन था, जस्ट लाइक चंद्रयान 2 उसी को रिपीट करना था, बट यहाँ पे लैंडर और रोवर था, ठीक है, ऑर्बिटर यहाँ पर नहीं था। सिमिलर टू चंद्रयान 2, इसके पास कोई भी ऑर्बिटर नहीं रहेगा। इसमें लैंडर होगा, रोवर होगा, लेकिन ऑर्बिटर नहीं होगा। तो लैंडर होगा, रोवर होगा, ऑर्बिटर नहीं होगा। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के बारे में है। पूछा गया वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? पहली कहती है इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। इंडिया इज वेल प्रिपेयर टू डील विद क्लाइमेट रियलिटी। तो क्लाइमेट रियलिटी को डील करने के लिए इंडिया की प्रिपरेशन काफी अच्छी है। इट इज रिलीज एनुअली सिंस 2011, 2011 से इसे जो एनुअली है हर साल इसे लॉन्च किया जाता है। सोचिए, चलिए, तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 रिलीज हो चुका है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन लेके आता है, इंडिया की पोजीशन क्या है, कब से निकाला जा रहा है। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स WRI 2020 जो है, इसके बारे में बात करें तो इसका कहना यह है कि इंडिया इज पुअरली प्रिपेयर टू डील विद क्लाइमेट रियलिटी। तो क्लाइमेट रियलिटी से डील करने के लिए हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। वी आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर। तो अगर एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर होता है तो हमारी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। अमंग कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो ओशेनिया इज एट द हाईएस्ट रिस्क। ओशेनिया को सबसे ज़्यादा रिस्क है, फॉलोड बाय अफ्रीका एंड अमेरिका, ठीक है। तो ये ऐसे एरियाज है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर हम वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट की बात करें तो यस, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसे शॉर्ट में UNUEHS कहते हैं। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट डिस्क्राइब करती है डिजास्टर रिस्क को वेरियस कंट्रीज को लेके, वेरियस रीजन्स को लेके, और एनुअली ये 2011 से निकाली जा रही है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इंडिया की जो इन्होंने स्टेटस बताया वो सही नहीं बताया। तो यहाँ पे इंडिया जो है वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, और ये भी बताया कि किस तरीके से वेरियस कंट्रीज मेजर्स लेकर अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकती है। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, ओशेनिया, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहने वाला है। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, हम 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे इसे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, और इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे के अलावा जो विनर है उनको भी देखेंगे। चलिए, शुरुआत करी थी लोक अदालत से। तो हमने देखा था गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है, नालसा और लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन इसको कंडक्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है। 1982 में गुजरात में ऐसे वॉलंटरी तौर पे इसे शुरुआत करी गई थी। 1987 के अंदर स्टैट्यूटरी स्टेटस जो था वो स्टैट्यूटरी बैकिंग इसको दे दी गई थी। डेटा सोनिफिकेशन, ऑडियो से आप बेसिकली डेटा को ऑडियो में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बात करी गई है, जैसे हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। देन इसके बाद एक्सरे प्रोजेक्ट के बारे में देखा था। नेसा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी में से एक है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, ये ध्यान रखिएगा। न्यूज़ में थी। आर्टेमिस मिशन भी न्यूज़ के अंदर था। तो यहाँ पे आर्टेमिस मिशन जो है वो नासा का ही है, जो कि लूनर सरफेस को लेके इसके 3 जो पार्ट थे 2021 तक क्या करना है, 23 तक, 24 तक, वो भी मैंने आपको बताया था। देन पूसा डीकम्पोजर्स के बारे में देखा था। कैप्सूल्स की फॉर्म में आते हैं, और यहाँ पे जो फंजाई स्ट्रेन्स है उसको यूज किया जाता है। पैडी स्ट्रॉ जो होता है बेसिकली स्टबल बर्निंग को रोककर डीकम्पोजिशन में ये जो कैप्सूल्स हैं ये हेल्प करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था रेस के बारे में। रेस 2020 मीटी और नीति आयोग का प्रोजेक्ट है। फिनटेक रिसर्च के बारे में बात करी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कैसे हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। देन हमने मिसयूज के बारे में देखी थी। तीनों ही एरियाज जो थे मिसयूज के थे। डीप फेक्स में मैंने आपको बताया था कि फेसेस को कैसे चेंज किया जाता है।
देन ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देखा था हमने, किनको मिला था इस बार, 55th जो एडिशन था उसमें मिला था ये मलयालम पोइट अकितम अच्युतन नंबूतिरी को। और यहाँ पे इंग्लिश हो इंडियन लैंग्वेजेस दोनों में दिया जाता है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है और इंडियन सिटीजन्स के लिए ये दिया जाता है। इसरोज मून एक्सप्लोरेशन के बारे में देखा था, पानी को कंफर्म किया था फर्स्ट मिशन ने, और यहाँ पे थर्ड मिशन जो है वो लैंडर और रोवर के साथ जाएगा, ऑर्बिटर नहीं होगा। रोवर प्रज्ञान जो था वो विक्रम लैंडर में से निकला था, ये आप देख सकते हैं। फिर हमने वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के बारे में देखा था, हमारी जो पोजीशन है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्लाइमेट रेडी अभी हम नहीं है, लेकिन सिचुएशन ओशनिया की भी काफ़ी ख़राब है, अफ्रीका और अमेरिका की भी काफ़ी ख़राब है। 2011 से इसे एनुअली निकाला जाता है और यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इसे निकालता है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, रिवीजन जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने लिखिएगा। तो जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप एवरीडे बेसिस पे एमसीक्यूज को सोल्व करिएगा, चाहे तो इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स से क्या होगा, आपकी एग्जाम टाइम से पहले जो रिवीजन होती है उसे करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 2021 को अभी आने में टाइम है, इसके प्रीलिम्स को आने के लिए, तो अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और इसके मॉक टेस्ट जो होते हैं वो भी महीने में एक बार तो कम से कम लगा सकते हैं, ताकि जब एग्जाम आए तब तक आपके 10-12 मॉक्स पहले से ही हो चुके हों। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। मुझे 1 लाइन में बताइएगा कि सरचार्ज क्या है। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसमें रति गोला ने करेक्ट आंसर किया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन रति, आप हमें बताइएगा networkprep@gmail.com पे कि जो आपको पीडीएफ चाहिए वो हिंदी या इंग्लिश में चाहिए। देन कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने जरूर लिखिएगा जितना भी आपने स्कोर किया है। कोई भी आपका डाउट होता है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कल्चर एमसीक्यू जो हमारी सीरीज शुरू होने वाली है और एनसीईआरटी एमसीक्यू उसके आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।